हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग स्टडी कर लेंगे क्योंकि इसी से हम लोग गॉस लॉ को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो सॉलिड एंगल होता क्या है? देखिए, अभी तक आप प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते होंगे, एंगल फॉर्म बाय एन आर्क, एंगल फॉर्म बाय एन आर्क और लूप, ठीक है, जो कि एक प्लेन में होता था। तो उसको हम लोग एक प्लेन एंगल बोलते थे। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जिसका एसआई यूनिट आप जानते हैं रेडियन, ऐसे डिग्री में भी मेजर करते हैं लेकिन एसआई यूनिट रेडियन होता था। लेकिन आज का टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में आप ये ध्यान रखेंगे कि एंगल का ही 3 डायमेंशनल एनालॉग को जब आप एक प्लेन में निकालते थे तो एंगल होता था, और 3D स्पेस में जब आप उसी का जो रूप है वो हो जाता है सॉलिड एंगल। तो इसमें देखा जाता है एंगल फॉर्म बाय एन एरिया, या आप कह सकते हैं 3 से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग प्लेन एक पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है। आप जानते हैं 3 प्लेन से 3 डायमेंशन स्पेस फॉर्म होता है। तो 3 प्लेन मिनिमम होना चाहिए या 3 से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उसको आप सॉलिड एंगल कहेंगे। सॉलिड एंगल आप सिंपल ये भी कह सकते हैं एंगल फॉर्म बाय एन एरिया। फिजिक्स में हम लोग को इतना तक ही ज़रूरी है, किसी एरिया के द्वारा किसी 3D फिगर में एक पर्टिकुलर एरिया कितना किसी पॉइंट पे एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जनरली एक कोन के शेप में होता है। सपोज मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो इसके पेरीफेरी को हम लोग ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये फाइनली ये एरिया ए है और इसको इसके सेंटर से मिला देंगे। ये डिस्टेंस आर है, तो एरिया ए बाई आर स्क्वायर को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है। जिस तरह उधर रेडियन में मेजर करते थे इधर स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज कोई स्फेयर है 3D, उसका एक छोटा सा पोर्शन एरिया है, वो एरिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये एरिया हो गया और डिस्टेंस आर है, या सपोज ये एरिया हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन करते जाइए, ये एक कोन फॉर्मेशन होगा और इस सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है, एरिया ए है। तो सिंपल ओमेगा का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। तो कभी भी 3D फिगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एरिया बनाता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। अब हम लोग इसी को ज़रा सा आगे बढ़ाएंगे, जैसे कोई भी एरिया है, सपोज ये वाला एरिया है और ये इस पॉइंट पे क्या एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पेरीफेरी को इससे ज्वाइन कर देंगे। जैसे पेरीफेरी को ज्वाइन करेंगे तो एक कोन शेप्ड फिगर फॉर्म होगा और या इस तरह के, और ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसको ओमेगा से शो किया जाता है, जिसको ओमेगा के साइन से शो किया जाता है। एरिया ए है, ये डिस्टेंस आर है, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर का। तो ये देखिए, ये इसको आप लोग एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। ये एक तरह से क्या है, एरिया वेक्टर। और यहाँ जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बनाना है उसको इसका सेंटर से ज्वाइन कीजिए। डिस्टेंस कितना है, ये आर है, तो ए बाय आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी होगा कि किसी और डायरेक्शन में एरिया होगा और यहाँ पे हमको सॉलिड एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में क्या होगा कि इसका अभी तक ऐसे था एरिया, ठीक है, पॉइंट भी इसी तरह से, पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा था, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही था, लेकिन अब इस तरह से कट किया गया, मतलब एरिया वेक्टर उस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा है यहाँ पे एरिया वेक्टर ए, और इसको पेरीफेरी से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। आर को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आर का डायरेक्शन है सेंटर से, इसके सेंटर से, और जिस पे एंगल फाइंड करना है, सपोज ये एंगल थीटा है, ये ए है, तो एरिया का इस तरफ वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमेशा आपको
जो एरिया लेना है उसका कंपोनेंट अलोंग आर लेना है, आर के डायरेक्शन में। तो इससे पहले इसके सेंटर को मिलाएंगे, ये आर है पोजीशन वेक्टर, एरिया का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप या तो ओमेगा से दिखा सकते हैं या नहीं तो डेल्टा ओमेगा से भी दिखा सकते हैं, या यहाँ पे डेल्टा ओमेगा से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस एरिया का कंपोनेंट लेना है अलोंग पोजीशन वेक्टर ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन अब सपोज मान लीजिए कोई स्फेयर है, ठीक है, तो कोई स्फेयर है और उस पर हम, ये हमारा स्फेयर है, उस पर एक छोटा सा एरिया ये हम ले लिए और ये हमारा एरिया वेक्टर है ds, तो वहाँ पे छोटे एरिया के लिए भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये सपोज इस पॉइंट पे हमको निकालना है सॉलिड एंगल, वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सेंटर होगा स्फेयर का, हो सकता है सेंटर भी हो। तो इसका सॉलिड एंगल निकालने के लिए फिर हम इस तरह से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके इस तरह से ज्वाइन करें। तो अब जो यहाँ फॉर्म हो रहा है ये कैसे फाइंड होगा, तो चूंकि ये ds स्मॉल एरिया लिए हैं, या dA भी ले सकते थे, dA या ds जैसे दिखाइए, वेरी स्मॉल एरिया को dA या ds दोनों से दिखाते हैं। फिर इस पॉइंट O को इससे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, एंगल कितना हो गया यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में सॉलिड एंगल क्या होगा, तो इस केस में सॉलिड एंगल हो जाएगा ds अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ds अपॉन ds, चूँकि एक डायरेक्शन में नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लेंगे ds cos थीटा, या dA cos थीटा भी लिख सकते हैं, dA cos थीटा बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ds किसी और डायरेक्शन में है और पोजीशन वेक्टर r किसी और डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर या dA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन स्पेशल केस होता है कि इसी स्फीयर में अगर सेंटर पे एंगल फाइंड करना होता है इसके द्वारा, तो उसमें क्या होता है एरिया वेक्टर ds भी उधर हो गया और ये पोजीशन वेक्टर r हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है और सेंटर पे फाइंड करना है यहाँ पे, तो थीटा 0 डिग्री ले लेंगे, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं d इक्वल टू ds, और cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ds cos 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर। तो वो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा d इतना इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा d इतना इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। तो आराम से हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। तो वो स्पेशल फार्मूला है, यहाँ भी ये स्पेशल फार्मूला है। आप इसमें अगर सपोज r एंड एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ थीटा 0 रखिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली यहाँ पे cos 0 1, तो ये फार्मूला आ जाएगा। यानी कि जनरल फार्मूला ये हुआ। उसी तरह यहाँ भी जनरल फार्मूला छोटे से एरिया के लिए अगर एंगल थीटा बन रहा है एरिया वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो इसका फार्मूला ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर होगा। अब अगर आप किसी स्मॉल एरिया के लिए फाइंड कर चुके हैं ds का वैल्यू, तो अगर सपोज मान लीजिए स्मॉल एरिया के लिए फाइंड कर चुके हैं कि इतना इक्वल टू होता है ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, तो अगर इस पूरे इनक्लोज्ड एरिया के लिए निकालना है, पूरा क्लोज एरिया के लिए निकालना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, तो कहीं भी क्लोज सरफेस होगा तो इंटीग्रेशन के साइन में हम लोग यहाँ पे जैसे डी ओमेगा, यहाँ पे क्लोज सरफेस हो गया, इस तरफ भी ये हो जाएगा ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, ओपन है मतलब एक सर्टेन एरिया है, ओपन है, तो फिर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्कल का साइन इंडिकेट करता है कि आप सॉलिड एंगल फाइंड कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए। अब ये जो ये है फाइनली ये जो वैल्यू होगा वो कुछ तो आएगा ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारा सॉलिड एंगल का फार्मूला हो गया, लेकिन किसके लिए, फॉर क्लोज सरफेस। तो अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बात, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई भी सॉलिड फिगर, कोई भी सॉलिड क्लोज फिगर है, ठीक है, वो
जो है ना, अपने जैसे मान लीजिए कि ये स्फीयर है, यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर ये पूरा एरिया का देखना है कि कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो इसमें तो आप जान रहे हैं कि अगर सेंटर पे देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर भी इसी तरह से होगा एंड आर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होने पे cos 0 1 होता है, तो सिंपली फार्मूला होगा सिंपली फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे इतना इक्वल टू ds बाय आर स्क्वायर के इक्वल। क्यों? आप थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 डिग्री 1 होता है। अब इसी में जो इस तरफ ds का जो इंटीग्रेशन होगा, तो हम जानते हैं cos 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए देख रहे हैं, तो ds का इंटीग्रेशन कितना होता है? ds का इंटीग्रेशन कहने का मतलब है ये सारा एरिया मिलके कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, पूरा एरिया मिलके कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो कोई भी स्फीयर का टोटल एरिया आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरह से 4 पाई स्टेरेडियन हमारा आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन हमारा आ जाएगा सॉलिड एंगल का वैल्यू। तो अब आप याद रखेंगे कि कोई भी क्लोज फिगर हो अपने इंटीरियर किसी पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एनी क्लोज फिगर मेक्स एन एंगल 4 पाई स्टेरेडियन solid angle makes solid angle 4 pi steradian at a point inside it। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्लोज फिगर हो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करता है। जिस तरह से एक लूप अगर एक प्लेन में है तो वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है एंगल के हिसाब से, लेकिन सॉलिड एंगल क्लोज फिगर के द्वारा अगर अंदर किसी पॉइंट पे देखना है तो याद रखेंगे 4 पाई स्टेरेडियन एंगल वो फॉर्म करता है। और यही आउटसाइड अगर देखा जाए तो आउटसाइड 0 बनाता है। कोई भी क्लोज फिगर अपने आउटसाइड सॉलिड एंगल 0 बनाता है। अगर ये इनसाइड है तो ये 4 पाई स्टेरेडियन बनाएगा और यही 0 बनाएगा एट ए पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। अगर यही बाहर देखा जाए तो वो 0 स्टेरेडियन बनाएगा। इसके बाद इसी के बेसिस पे हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ देखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप गॉस लॉ याद करेंगे। गॉस लॉ हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी स्टेटमेंट उसका यही है कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। याद करेंगे हम लोग कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस ये होता है किसी भी क्लोज सरफेस क्लोज एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स उसके अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड है उस इनक्लोज्ड चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी के बेसिस पे अभी इसको प्रूफ करेंगे गॉस लॉ को। तो सपोज यहाँ छोटा सा एरिया ले लेते हैं और ये इसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। सपोज यहाँ पे एरिया वेक्टर आप जान रहे हैं कि हमेशा सरफेस जिस पॉइंट पे देख रहे हैं या जिस सरफेस पे देख रहे हैं उससे परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया और इसको हम लोग इससे मिला देंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको ज़रा सा आगे बढ़ाएंगे तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो ds का इधर जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो हो जाएगा ds cos थीटा के इक्वल। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर तो आप देख ही रहे हैं r है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ये छोटा सा एरिया कितना बनाएगा तो वो हम लोग जानते हैं ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। सॉलिड एंगल अगर छोटा सा का देखना है तो वो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। और बड़ा का देखना है तो जस्ट अभी देखे हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर क्लोज फिगर है
तो क्लोज फिगर के लिए ये ओमेगा हो गया और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर अपने इंटीरियर किसी भी पॉइंट पे 4 पाई स्ट्रेट रेडियन एंगल फॉर्म करता है। तो उस बेसिस पे इसका वैल्यू कितना होगा, 4 पाई होगा। अगर कभी भी क्लोज बॉडी के लिए फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में इस तरह से सर्कल लगा है, मतलब आप क्लोज बॉडी के लिए डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो वो अल्टीमेटली लास्ट में 4 पाई ही आएगा। कोई भी क्लोज फिगर अपने इंटीरियर किसी पॉइंट पे 4 पाई स्ट्रेट रेडियन एंगल बनाता है। अब हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। तो ये कोई भी पॉइंट है, ये सेंटर है, ये कोई भी पॉइंट ओ है, इसको हम लोग इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही वैल्यू होता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे थ्रू स्मॉल एरिया। ये आप रफ में बगल में लिख लेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है। कोई भी क्लोज बॉडी 4 पाई स्ट्रेट रेडियन बनाता है तो हमेशा याद रखेंगे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस टोटल सॉलिड एंगल जो पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा बनता है वो 4 पाई होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया अगर देखें तो डी फाई इक्वल टू इसका हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये अभी तो खैर स्मॉल एरिया से निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस 0 अभी एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, अभी 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री होता है कब, जब आपका चार्ज सेंटर पे होता तो आर भी उसी डायरेक्शन में हो जाता और डी एस एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तब हम दोनों के बीच में एंगल 0 ले सकते हैं। लेकिन हम जनरल केस पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस नहीं पढ़ रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे इनसाइड में चार्ज को रख लिए हैं किसी भी पॉइंट पे, और प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इस क्लोज सरफेस से होकर जो एक क्लोज सरफेस इमेजिन किए हैं स्फेरिकल, तो उससे होकर टोटल फ्लक्स कितना होगा 4 पाई स्टेट ये क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो चलिए डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर इंटीग्रेट बोथ साइड कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन और यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अगर क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी मालूम है, इस पॉइंट चार्ज का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इधर हो गया फाई और इधर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस है, ठीक है, इंटू डी एस है, इंटू कॉस थीटा है, इंटू डी एस है और इंटू यहाँ पे कॉस थीटा है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारा हो रहा है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन फॉर क्लोजर, जिसका वैल्यू 4 पाई होता है। तो जब हम यहाँ पे 4 पाई रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा देखिए सॉलिड एंगल के थ्रू हम प्रूफ कर दिए कि कहीं भी किसी भी क्लोज सरफेस से होकर टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इन जनरल। इसी को अगर आप कहते हैं, इसी को इन जनरल कहते हैं, तो ये फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड के इक्वल। क्यू इनक्लोज मतलब वही अंदर का चार्ज, अभी सिर्फ क्यू है तो क्यू के लिए q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले कहीं भी एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लीजिए, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे एक क्यू चार्ज ले लीजिए, वहाँ से सपोज सरफेस पे
आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जान रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला इतना होता है, छोटे से एरिया ds के लिए पहले फ्लक्स निकालिए, छोटा सा एरिया ले लिए, ठीक है, छोटा सा एरिया ds के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ds कॉस थीटा होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर सरफेस से ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो ई ds कॉस थीटा। फ्लक्स का बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं ई डॉट ए कॉस थीटा, तो अभी छोटे एरिया से निकाल रहे हैं तो ई ds कॉस थीटा। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो क्लोज सरफेस के लिए करना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू जो आया उसको पुट कर देंगे यहाँ, ई का पुट करते ही सारा कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हम लोग जान रहे सॉलिड एंगल होता है और चूंकि क्लोज सरफेस के लिए है तो वो 4 पाई स्ट्रेट रेडियन बनाएगा। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से सॉलिड एंगल के हेल्प से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी क्लोज बॉडी अपने इंटीरियर किसी पॉइंट पे 4 पाई स्ट्रेट रेडियन एंगल बनाता है और आउटसाइड किसी पॉइंट पे क्लोज बॉडी अपने बाहर किसी पॉइंट पे जीरो सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक है, जीरो स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने से आपका काम यहाँ पे चल जाता है। सॉलिड एंगल के बारे में ज़्यादा डेप्थ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इस प्रूफ के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक सिंपल है, अगर सिंपल मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है और एक क्लोज सरफेस इस तरह से इमेजिन कर लीजिए, और हम लोग जान के एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। भविष्य में पढ़ेंगे इसी को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। हम लोग कभी भी गॉस लॉ कभी भी अप्लाई करेंगे तो हमको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस इसलिए कि गॉस का जो लॉ है वो क्लोज सरफेस के लिए दिया गया है, तो इसलिए हमेशा हमको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ता है। तो ये प्रूफ का एक अल्टरनेट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है अल्टरनेट मेथड, जिससे कि आप इजीली भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक जनरल प्रोसेस था सॉलिड एंगल के थ्रू, और ये एक स्पेशल केस के तरह यूज होता है। जैसे सेंटर पे ही आपका ये है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे आप जानते हैं कि क्या होगा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पे जान ही रहे हैं कितना होगा। तो फ्लक्स अगर पूरे एरिया से होगा, फ्लक्स चाहिए पूरे एरिया से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ई ए कॉस थीटा होता है। इसमें आराम से ई का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस आर है, चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए आप जानते हैं, एरिया, ठीक है, पूरे स्फेयर के लिए देखना है, एक मिनट ज़रा सा, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, एक छोटा सा एरिया पहले लेंगे, ठीक है, और वो वाला फार्मूला लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही है मोस्ट जनरल फार्मूला, यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो हम जानते हैं कि ई डी एस कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ छोटा सा एरिया डी एस ले रहे हैं, ठीक है, तो डी एस भी उसी डायरेक्शन में होगा और ई भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ई बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे, और डी एस का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप जान रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि ई का वैल्यू इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए उसके सरफेस पे, तो चूंकि ये सेंटर पे रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑलरेडी जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, तो इसमें बहुत सारा चीज़ कट जाएगा, 4 पाई भी कट जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। तो ये एक सिंपल मेथड है प्रूफ करने का कि पॉइंट चार्ज को सेंटर पे ले लीजिए, एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर लीजिए, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लीजिए, एरिया डी एस दिखा के छोटा एरिया, और मेन फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है जो लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। बस इसको तोड़ेंगे, ए डॉट भी आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डी एस कॉस कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ई का वैल्यू आप जानते हैं, पॉइंट चार्ज है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक आर डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। सारा डाटा पुट करते ही हमारा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आज हम लोग प्रूफ तो देख चुके हैं, लेकिन
प्रूफ देख चुके हैं, लेकिन अब हम लोग आगे कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग ध्यान रखेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में, जिसका आगे अब बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? ये देखिए चार्ज डेंसिटी, ऐसे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब आप मास डेंसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होगा, वो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द बॉडी, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है कि एरिया सीट में डिस्ट्रीब्यूट है कि वॉल्यूम में, पूरे बॉडी में अंदर में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लेंथ वाइज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये 3 तरह का होता है। पहला नंबर आपको पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसका बहुत ज़्यादा आगे अब आगे यूज होगा, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई वायर है और सबसे मेन कंडीशन है चार्ज यूनिफॉर्मली फैला होना चाहिए, तो पूरे बॉडी पे एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है, और सपोज मान लीजिए क्यू चार्ज फैला हुआ है, लेंथ एल है, इस वायर का लेंथ एल है, टोटल क्यू चार्ज फैला हुआ है, इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। ध्यान रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है फॉर्मूला, और इसका ऐसा यूनिट तो आप सिंपली बता सकते हैं कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जब चार्ज एरिया में फैला हो, चार्ज सिंपली इसको कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। अब किसी एरिया में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस पे पूरा चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ये रहा चार्ज फैला हुआ है, सपोज क्यू चार्ज फैला हुआ है एरिया ए में, पूरा सीट का एरिया ए है, उस पर क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इसको सिग्मा से दिखाया जाता है, इसको लैम्डा से दिखाया जाता है। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर, उसी तरह यहाँ हो जाएगा चार्ज का कूलम्ब, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते थे, यहाँ पे अगर स्मॉल लेंथ में देखना है, सपोज छोटा सा लेंथ डीएल है, उसमें डी क्यू चार्ज है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू बाई डीएल भी कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो आप बड़े लेंथ में लेके करें या छोटे लेंथ में करें, वैल्यू सेम ही आएगा। लैम्डा का वैल्यू यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी लैम्डा का वैल्यू वही आएगा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्यू बाई एल, या डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकते हैं। अगर स्मॉल सेगमेंट पे विचार करें डी एल लेंथ पे और उसमें डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू बाई डी एल भी। उसी तरह यहाँ भी अगर छोटे से एरिया में विचार करना है, सपोज ये एरिया हमारा डी ए है और उसमें डी क्यू चार्ज है, तो उस हिसाब से सिग्मा का फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी ए भी कहा जा सकता है, लेकिन सिग्मा का वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सारा यूनिफॉर्म का केस है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरह, और जनरली इसका यूज होता है अगर फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के केस में। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होता है कंडक्टर के केस में। मान लीजिए कि एक कंडक्टर स्फीयर है, तो वहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप चार्ज डालेंगे तो वो उसके आउटर सरफेस पे जाकर फैल जाता है। देखिए इस तरह से अंदर नहीं जाता है, वो बस उसके सरफेस पे होता है। जब आप किसी स्फीयर पे, कंडक्टर स्फीयर पे चार्ज डालेंगे, कंडक्टर स्फीयर है और उस पर चार्ज डालेंगे तो वो उसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये नेचर है। स्टैटिक कंडीशन में कभी भी आप किसी कंडक्टर पे चार्ज डालेंगे, चार्ज आउटसाइड रिसाइड कर जाता है, आउटर सरफेस पे जाके फैल जाता है। सपोज यहाँ पे Q है और पूरा ये एरिया जो है स्फीयर का A है, तो यहाँ पे एरिया आप जान रहे हैं, अगर इसका रेडियस R है तो एरिया कितना होगा, स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4πr² होता है। उस हिसाब से सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे Q/A होगा, तो Q अपॉन 4πr²। तो जनरली सिग्मा का यूज कंडक्टर के केस में होता है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, क्यूब शेप का कंडक्टर है, इस टाइप का कंडक्टर है जिसका सारा साइड लेंथ हमारा यहाँ पे A है, सारा साइड लेंथ A है और उस पे पूरा सरफेस पे Q चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा Q/6A² हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एक सरफेस का एरिया A² होगा, सारा सरफेस का एरिया देखते जाएंगे तो सारा पूरा मिला के टोटल एरिया हो जाएगा 6
टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू। तो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज जनरली कंडक्टर के केस में होता है स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड लास्ट पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से दिखाते हैं, आप जान रहे नाम से ही क्लियर है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो इसको रो से दिखाएंगे। रो इक्वल टू होता है फॉर्मूला Q बाई V। जैसे कि कोई नॉन कंडक्टर बॉडी है, नॉन कंडक्टर बॉडी में अगर आप चार्ज डालेंगे तो चार्ज पूरे बॉडी में जाके अंदर में फैल जाएगा इनसाइड में, मतलब ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। नॉन कंडक्टर के केस में क्या होता है, जब चार्ज कंडक्टर रहता तो सरफेस पे चार्ज होता, तो फिर आप यूज करते सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन नॉन कंडक्टर बॉडी है, स्टैटिक कंडीशन में चार्ज डालेंगे पूरे बॉडी पे जाकर अंदर में हर पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस केस में अगर रो फाइंड करना है तो क्यू लिखेंगे, और इसका चूंकि साइड लेंथ ए है तो यहाँ पे बोलेंगे ए क्यू, रो इक्वल टू अभी वाले कंडीशन में। मान लीजिए कि नॉन कंडक्टर स्फीयर होता, अगर ये नॉन कंडक्टर स्फीयर, तो इस पे भी चार्ज डालते तो पूरा बॉडी पे चार्ज इस तरह से पूरा बॉडी पे चार्ज फैल जाता है। सपोज Q है और रेडियस यहाँ पे R है, तो इस केस में रो क्या होगा, चार्ज तो Q है और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई RQ, ठीक है। तो अगर नॉन कंडक्टर बॉडी है तो उस केस में चार्ज पूरे बॉडी में फैल जाता है, उस केस में हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं। तो और अगर इसी में स्मॉल वॉल्यूम में देखना हो, छोटा सा dV वॉल्यूम में सपोज dQ चार्ज है, तो रो का वैल्यू हो जाएगा dQ अपॉन dV हो जाएगा, और इसका SI यूनिट हो जाएगा, इट्स SI यूनिट आप जान ही रहे हैं, चार्ज का कूलम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है, तो कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन टर्म जो अभी हम लोग पढ़े हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, इसका अब आगे यूज होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।